हुए ना अक्सर हमें दिक्कत आती है। और वो क्यों आती है? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स हैं। वेलकम टू दिस चैनल। क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 6 लास्ट चैप्टर जियोग्राफी। अच्छा, फैक्ट्स तो चलो हैं बहुत सारे, तो इसलिए इन हैंड रिटन नोट्स के अंदर मैंने कोशिश की है कि जो ओल्ड एडिशंस की बुक्स हैं, मतलब इतनी भी ओल्ड नहीं है बट स्टिल मैंने इसके अंदर नए एडिशन और जो थोड़ा बहुत ओल्ड एडिशन के अंदर सामान है दोनों को मर्ज करके नोट्स बनाए हैं। तो इसके अंदर कोई चीज़ गलत तो बिल्कुल नहीं है। छोटा सा चैप्टर है, लेट्स सी सबसे पहले इसके अंदर है क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसके अंदर इंट्रोडक्शन है, बहुत छोटी सी, उसमें से क्वेश्चन बहुत ही रेयर आएगा, ठीक है। और बी है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके 2 सब टॉपिक है। और नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंज, तो उसके अंदर भी 4 टॉपिक्स, जिसके अंदर लास्ट वाले 2 तो बहुत ही छोटे छोटे हैं। सो एक बार हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, इतने जिसके इंट्रोडक्शन है, इससे ज़्यादा है नहीं। तो क्या बुरा यार इंट्रोडक्शन के अंदर। देखो सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन हमारे पास होती क्या है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। अच्छा पहले बताओ हैंड रिटन नोट्स के अंदर है क्या क्या। एक तो जितने भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो सब मार्क्ड हैं, और बिल्कुल लास्ट के अंदर, वैसे तो ये चैप्टर के जो नोट्स हैं ये 3 से 4 पेजेस के हैं, बट स्टिल डॉक्यूमेंट 5 पेजेस का है, क्योंकि लास्ट वाले पेज के अंदर एक छोटा सा सरप्राइज है जो कि एक्चुअली बहुत यूज़फुल होता है। सो लेट्स सी इंट्रोडक्शन हमें क्या कहती है। तो इंट्रोडक्शन हमको ये कह रही है कि पॉपुलेशन होती क्या है, वो हमको समझाने की कोशिश करिए कि पॉपुलेशन से क्या है। और हम जियोग्राफी के अंदर तो अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि यार पहाड़, मिट्टी, देश विदेश ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आखिरकार ये लोग आ कहाँ से गए बीच में। सिंपल सी बात है, जियोग्राफी जो है, जियोग्राफी के कई फैक्टर्स हैं, कई आगे ब्रांच हैं। एक पेड़ की सिर्फ एक टहनी नहीं होती, कई टहनियाँ होती हैं। उसमें से एक स्पेशल है ह्यूमंस वाली। आप आगे 6th 7th 8th के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट ही बहुत पढ़ते आए हैं। आपकी मेरे ख्याल से 8th की बुक का नाम ही था, ठीक है, रिसोर्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में आपने पढ़ा था। इसके अंदर हम मेरे ख्याल से लास्ट कुछ क्लासेस के अंदर एक रिसोर्स वर्ड ही आपने समझने में बहुत टाइम लगा दिया, ठीक है। इतना टाइम अगर आपने रिसोर्स समझने में लगा रखा है, दैट मीन्स कि अभी हम लोग रिसोर्स से कुछ आगे बढ़ेंगे। इतना आपको पता है इंसान खुद भी एक रिसोर्स ही है। तो बाकी सभी चीज़ें रिसोर्स कैसे बनती हैं? जब ह्यूमंस उनसे इंटरेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली कोयले को पड़े रहने दो, अपने आप कुछ नहीं करेगा, खुर जाएगा कोयला कुछ टाइम बाद। बट अगर उस कोयले का इस्तेमाल करके हमने बिजली बनाई है या फिर उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया है, तो वो इंसान नहीं किया है, तभी वो चीज़ एक रिसोर्स बन पाई है। तो पीपल अगर किसी रिसोर्स से इंटरेक्ट करते हैं तभी वो एक रिसोर्स बनती है, ठीक है। किस चीज़ का इंटरेक्ट किया तभी वो रिसोर्स बनती है। पीपल खुद भी एक रिसोर्स ही है, ऑफ कोर्स ह्यूमन रिसोर्स। आफ्टर दैट, हाँ ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि एक चीज़ कब बनती है रिसोर्स, जब इंसान उसको यूज़ करता है। बट सोशल स्टडीज़ का सेंट्रल एलिमेंट है वो पॉपुलेशन ही है, ठीक है। पॉपुलेशन एक बारी आगे मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगा। पॉपुलेशन अब सिर्फ इतना समझ लो, लोग अगर कोई चीज़ करते हैं तभी तो वो है। हम लोग इतनी सारी जानकारी कैसे प्राप्त कर पाए हैं हमारे आसपास जो हो रहा है, क्योंकि इंसानों ने उसके ऊपर जांच पड़ताल की है। ऑब्वियस सी बात है, हम कुछ टर्म्स ले लेते हैं जैसे कि रिसोर्स, डिज़ास्टर, कैलेमिटी। जब भी कोई बाढ़ आती है या फिर जब भी कोई सूखा पड़ता है या फिर कोई भी रिसोर्स है, आप खुद देखो अगर कोई बाढ़ आई तो उसके अंदर क्या हम ये गिनते हैं कि कितने पेड़ पौधों का नुकसान हुआ या फिर कितने जानवर मरे? हम ये तो कभी नहीं देखते। हाँ, उनकी लाइफ भी मैटर करती है, बट स्टिल वो सेकेंडरी चीज़ है। हम लोगों को क्या रिपोर्ट मिलती है कि कितने इंसानों की डेथ हुई, ठीक है। तो डिज़ास्टर का मतलब ही कब आया? जब वो किसी चीज़ को इफ़ेक्ट कर रहा है। इफ़ेक्ट तो वो सभी को कर रहा है, बट उसमें से हम इंसानों का नाम ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इंसान ही एक ऐसी चीज़ है जो कि बाकी सभी को एक मायना दे रही है। वैसे ही हम रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं। वैसे तो है नहीं कि हम सिर्फ इंसानों के बारे में देखते हैं, हम ये भी देखें कितनी बिल्डिंगें तबाह हुई हैं, है ना, कितनी सड़कें साथ ही पानी के चल गई हैं। तो हम उन चीज़ों को भी क्यों साथ में ले रहे हैं? क्योंकि वो रिसोर्सेज हैं, वो मटेरियल है जिनको इंसानों ने अपने उपयोगी बनाया है, ठीक है।
तो किसी चीज़ का मतलब कब बनता है? जब वो इंसानों से कनेक्टेड रहती है। इंसान सारी बायोलॉजी के अंदर सबसे ऊपर है, क्योंकि उसने अपने मनोबल को इतना शक्तिमान बना लिया है कि वो अब दूसरी चीज़ों को भी उनके फुलेस्ट पे यूज़ कर रहा है। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट है, रिसोर्स, कैलेमिटीज, डिजास्टर, ये सब ह्यूमन से रिलेशन से ही होते हैं। पॉपुलेशन का जो नंबर है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रोथ है, क्वालिटी है, ये हमको एक इन्वायरमेंट को समझने में मदद करती है। अब ये जो हमने पढ़ा ना, नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ और क्वालिटी, यही चार चीज़ें हम लोग आगे जाने चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं। ह्यूमंस आर बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर ऑफ रिसोर्स। अंडरलाइन कर लो लाइन को। मतलब कि रिसोर्स को बनाता कौन है? इंसान। और उसको खपाता भी कौन है? उसको खाता है, उसको मतलब यूज़ भी कौन करता है? इंसान ही करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ था इंट्रोडक्शन के अंदर। इसके अंदर सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि आफ्टर ऑल एक इंसान है, एक इंसान की मतलब कह सकते हो आपकी कीमत क्या है। इंसान जिन चीज़ों को बना रहा है उस चीज़ की कीमत क्या है। इसके बाद हम लोग पॉपुलेशन देख लेते हैं कि पॉपुलेशन आखिरकार होती क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब कि पॉपुलेशन क्या है? ह्यूमन बींग्स का नंबर है। कितने इंसान है ह्यूमन बींग्स हु ऑक्यूपाई अ रीजन, जो कि एक रीजन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एक इंसान एक जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उस जो एक नंबर ऑफ पीपल है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? पॉपुलेशन कह देते हैं, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ और करेक्टरिस्टिक हमको उस सोसाइटी और इन्वायरमेंट को समझने में मदद करता है। ज़्यादा आसानी से समझाऊँ तो एक जगह है, जगह पे इंसान रह रहे हैं, वो तो पॉपुलेशन है। वही इंसान उस जगह के हर एक कह लो, हर एक उसके डायमेंशन को कंट्रोल कर रहे हैं। वो वहाँ पे कैसे पेड़ पौधे होंगे, वहाँ पे कैसा खान पान होगा, वहाँ की मिट्टी कैसे होगी और वहाँ की हवा कैसे होगी, वो सब इंसान ही तो कर रहा है। मेन पॉपुलेशन है, एक जगह पे जितने इंसान रह रहे हैं वो उस जगह की पॉपुलेशन है। ठीक है जी, तो हमने लगभग 7 मिनटों के अंदर सारी की सारी इंट्रोडक्शन पढ़ ली। वैसे इसको 7 मिनट देने नहीं चाहिए थे, पर स्टिल है कंसेप्ट तो समझाना तो पड़ेगा। आफ्टर दैट पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दो शब्द आ रहे हैं, दोनों को ध्यान से देखने वाले हैं हम लोग। पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, मतलब कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, और पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब कि अब मान लो बर्थडे पे आपको क्लास में टॉफ़ियाँ बांटनी है। टॉफ़ियाँ आपके पास कितनी हैं? टॉफ़ियाँ आपके पास 40 हैं, क्लास में बच्चे 30 हैं, सभी को एक एक दी हैं। पर आपके जो फेवरेट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उसको आपने 2-3 टॉफ़ियाँ दे दी। तो पॉपुलेशन है तो है, बट वो कैसे बिखरी हुई है, इन दोनों चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है? इंडिया की पॉपुलेशन साइज़ और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ने वाले हैं, बट बाय नंबर। कि क्या क्या नंबर हैं। अब मैंने बताया था कि इस चैप्टर के अंदर नंबर बहुत सारे हैं, इसीलिए अगर मैं एंड पे जाऊं तो एंड पे मैंने इस चैप्टर के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, फैक्ट्स हैं और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन सभी को लिस्ट आउट कर रखा है, जिसको मैं आपको एंड पे थोड़ा सा रिवीजन के लिए भी बताऊंगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ के अंदर अक्सर इन चीज़ों को पूछा जाता है। तो ये सिर्फ फैक्ट्स हैं, यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो मैं समझा दूंगा, नहीं तो यहाँ पे कुछ ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब एक और बात, आज चल रहा है 2025, 25 का 2026 शुरू होने वाला है। 2000 वैसे अगर 23 की बात करें तो 2023 में ही इंडिया जो है वो विश्व की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन गई थी। मतलब इंडिया के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं। अच्छा, अभी खुश होने वाली बात है या फिर कोई चिंता का विषय है, ये जब हम चैप्टर ख़त्म करेंगे तब आपको खुद सोचना है कि ये इसका कि इसकी बात पे हम लोग खुश हों या फिर थोड़ा सा चिंतित हों। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जो हम डाटा पढ़ने वाले हैं, जो डाटा हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ये है 2011 के मार्च महीने का। क्यों जी 2011 के मार्च के क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? बिकॉज ऑफ अ रीज़न, और उस रीज़न का नाम है सेंसस। ये सेंसस क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अच्छा, सेंसस क्या होता है, मेरी बात सुनो। ये डेफिनेशन के अंदर हर एक वर्ड का मतलब मैं बताते रहूँगा आपको। सेंसस एक सिस्टमैटिक और ऑफिशियल इन्यूमरेशन है। सिस्टमैटिक मतलब ऐसे ही नहीं है चलते फिरते पूछ लेते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम है जिसको बिल्ड किया गया है ऑफिशियल,
जब भी हम सोशल साइंस के अंदर पढ़ते हैं, जब भी हम लोग एसएसटी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसके अंदर अगर ऑफिशियल वर्ड आ जाए, ऑफिशियल का मतलब होता है सरकारी, कोई प्राइवेट कंपनी आके नहीं कर रही है सेंसस। तो सेंसस एक सिस्टमैटिक ऑफिशियल एन्यूमरेशन है। एन्यूमरेशन क्या होता है? एन्यूमरेशन मतलब कि काउंटिंग। काउंटिंग किसकी? पॉपुलेशन की काउंटिंग, ठीक है, जिसको पीरियोडिकली कंडक्ट किया जाता है। पीरियोडिकली कंडक्ट करना मतलब कि उसको हम लोग कुछ कुछ समय के अंतराल के अंदर हम उसको कुछ टाइम बाद हम लोग इसको क्या करते हैं? काउंट करते रहते हैं पॉपुलेशन को पीरियोडिकली, ठीक है। अब पीरियोडिकली इंडिया के अंदर ये 10 साल का है, मतलब कि हर 10 साल के अंदर एक सेंसस करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, which collects the detailed information about the number, distribution and various characteristic of the people। कि भैया जी ये लोगों के बारे में बताता है कि लोगों किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हैं, उनका कास्ट क्या है, उनकी सेक्स क्या है, ये सब चीज़ें हमको एक सेंसस बताता है। अच्छा, लास्ट सेंसस हुआ था 2011 के अंदर, ठीक है, 2011 के अंदर हुआ था। अच्छा, 2011 के आगे 10 साल निकालो, 2021, पर अभी तो 2026 आ गया है। तो इतने टाइम बाद भी हमारा सेंसस क्यों नहीं हुआ? लास्ट सेंसस 2011 के अंदर ही क्यों हुआ था? क्योंकि 2020-21 के अराउंड एक बहुत ही अनइनवाइटेड और हानिकारक गेस्ट आ गए थे, जो कि है कोविड-19। कोविड-19 ने इंडिया के अंदर आ दिया था, ठीक है। सेंसस तो हर 10 साल बाद होने वाला था। नेक्स्ट क्या था? 2021। बट क्या हुआ था? एकदम से लॉकडाउन हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो इतना बड़ा, अब भारत बहुत बड़ा देश है, ये आप पढ़ोगे इसके अंदर जियोग्राफिकली भी और पॉपुलेशन वाइज भी। तो हर घर में जा जाके ऐसा एक बहुत बड़ी चीज़ को कंडक्ट करना इम्पॉसिबल था। उसके अंदर कितने सारे लोगों के घर घर जाके पूछना पड़ता है। अब ऐसे करने से वायरस तो फैल सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें तो नया सेंसस 2026 के अंदर प्लान किया गया है, ठीक है, क्योंकि अब तो कोविड है नहीं। बट एक और बात है, कोविड-19 के अराउंड मौतें भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो कुछ ऐसे हम स्टेबिलिटी नहीं कह सकते, तो इसलिए 12-15 दिन का गैप पड़, वो 12-15 सालों का गैप पड़ गया। अच्छा, इतना ज़रूरी भी क्यों है सेंसस को कंडक्ट करना? सबसे पहले तो कितने लोग रह रहे हैं हर एक कंट्री, हर एक रीजन में, टाउन में, विलेज में, उसका पता करना। अब उसको क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जिससे हम लोग रिसोर्स और सर्विसेज को बढ़ा पाए। हमको पता होना चाहिए कहाँ पे स्कूलों की ज़रूरत है, कहाँ पे ज़्यादा अस्पतालों की ज़रूरत है, कहाँ पे सड़कें होनी चाहिए, कहाँ पे बिजली कम ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, कहाँ पे पानी की सप्लाई ज़रूरी है। हमको उसके डेमोग्राफिक ट्रेंड भी हम कंट्री के जान पाते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन एमिग्रेशन वगैरह, ठीक है। कोई अगर हमको पॉलिसी लानी है, सरकार को कोई लॉ लाना है, उसके लिए भी उनको ये जानना पड़ेगा ना कितने लोग हैं, ठीक है। अगर कहीं पे ज़्यादा महिलाएं हैं और उन महिलाओं को अगर कोई कास्ट रिलेटेड इशू है, तो उस हिसाब से सरकार पॉलिसी लॉन्च करती है, फंड वगैरह देती है लोकल बॉडीज़ को, तो वो हिसाब से सेंसस जरूरी है। अब ये चीज़ एमसीक्यू के अंदर अक्सर पूछी जाती है और गलत कर देते हैं बच्चे इनके आंखों के सामने होने के बाद भी। क्यों? भारत में सबसे पहला सेंसस किया गया था 1872 के अंदर। भारत आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर। ये जो सेंसस था ये फर्स्ट एवर सेंसस था और ये करवाया था अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने। अच्छा, ब्रिटिशर लोगों पर ये जो था ये पूरा नहीं हुआ था, ये कच्चा चिट्ठा था आप कह लो एक तरीके का। इसके अंदर कुछ ऐसे हमको मज़ा नहीं आया, उनको ना कोई ज़्यादा फुल जानकारी थी ना कुछ और, तो इसीलिए फर्स्ट सेंसस तो ये था। बट फर्स्ट कंप्लीट सेंसस की बात करो पूरे भारत के अंदर, मतलब उस समय का जो पूरा भारत था उसके अंदर जो सेंसस हुआ था वो हुआ था 1881 के अंदर। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1-2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर अगर पूछ लिया जाए कि फर्स्ट एवर सेंसस कब हुआ था, सिर्फ इतना पूछे फर्स्ट सेंसस कब था, तब आप लिखोगे 1872। बट अगर उससे आगे और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, तो वो है 1881। क्लियर? ठीक है। सेंसस हर 10 साल में करा जाता है, वो मैंने आपको बता दिया था। ये हमको उसका कंप्लीट डेमोग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक बताता है। डेमोग्राफिक मतलब कि कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं। सोशल मतलब उनकी कास्ट, सेक्स के बारे में बताता है। इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब उनकी इकोनॉमी कैसे है वहाँ के मतलब
बाज़ार वगैरह का हिसाब एक तरीके से कह लो। अब सेंसस पता चल गया आपको क्या है। इसके बाद हम करते हैं इंडिया का पॉपुलेशन किस तरीके की। सबसे पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बाय नंबर कैसी है। बाय नंबर मतलब यहाँ पे हम सिर्फ नंबर्स पे फोकस करने वाले हैं। इंडिया की पॉपुलेशन बाय मार्च 2011 है 1210.6 मिलियन, यानी कि 1.21 बिलियन। अच्छा, बहुत बड़ी है। अगर आपको पेपर के अंदर आ जाए कि भैया अपना क्या कहते हैं, इंडिया कितने नंबर पे है, इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे मोस्ट पॉपुलस है। इंडिया जो है दूसरे नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सबसे पहले नंबर पे चाइना की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, दूसरे नंबर पे इंडिया की है। बट 2023 के अंदर इंडिया ने फर्स्ट प्लेस पा ली थी। ठीक है, तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो 9th क्लास का है ना, 10th क्लास का तो है नहीं, तो 9th क्लास के अंदर जो आपके एसएसटी के जो सर हैं, मैडम हैं, उनसे कंफर्म कर लो। क्योंकि न्यू बुक्स के अंदर बताऊँ क्या लिख रखा है, मैं ज़रा आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ। यहाँ पे मैंने नोट्स के अंदर भी ये चीज़ आपको बता रखी है। कहाँ है तू, हाँ, जैसे कि पुरानी बुक्स के अंदर क्या लिख रखा है कि भैया जी इंडिया जो है, पुराने बुक्स के अंदर लिख रखा है कि इंडिया 2045, जब ये 2045 साल आएगा तब इंडिया जो है चाइना के ऊपर पहले नंबर पे पहुंच जाएगा। पर भाई हमने तो झंडे गाड़ दिए बिल्कुल ही। हमने क्या किया, 2023 के अंदर ही फर्स्ट पोजीशन ले ली। ठीक है, तो जो ये 45 वाला डाटा है ना कि 2045 के अंदर इंडिया, ये प्रोजेक्शन है। मतलब कि जो वैज्ञानिकों थे उन्होंने ये बस अनुमान दिया था कि हम लोग ना, भारत जो है वो 2045 के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। वो सब 45 के अंदर सबसे ज़्यादा उसके अंदर लोग होंगे, पॉपुलेशन होगी। बट हमने 2023 के अंदर ही ये चीज़ अचीव कर ली। अब ये कोई ज़्यादा यूनिक चीज़ नहीं है। अक्सर ऐसे होता है, साइंटिस्ट जो हैं वो आगे की ही थोड़ी साल रखते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं होता कि जो वो साल कहते हैं उसे एग्जैक्ट साल पे होता है। तो ये ज़रा आप कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि 2023 वाली डेट न्यू बुक्स के अंदर दे रखी है और 2045 वाली ओल्ड बुक्स के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो इंडिया की पॉपुलेशन मैंने आपको बता दी कितनी है, याद रखनी है 1.21 बिलियन, यानी कि लगभग 1200 लाख, 1200 कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, हे भगवान मुझे तो हिंदी वाले आते ही नहीं पढ़ना। ठीक है, अच्छा इसके बाद इंडिया, अब समझो ज़रा वर्ल्ड कितना है, पूरी दुनिया की जनसंख्या आप ले लो 100%, उसके अगर आप 17,000 भाग निकाल दो तो मतलब कि पूरी वर्ल्ड का 17% पॉपुलेशन तो सिर्फ इंडिया के पास ही है। बट उसके अंदर लैंड का तो सिर्फ 2.4% हिस्सा है। अच्छा, अब इस बात को ज़रा ध्यान से समझो, ये है अर्थ और ये है इंडिया। इंडिया के पास क्या है, अर्थ का 2.4% हिस्सा है ज़मीन का। ठीक है, ओके, मान लिया, वेरी गुड। बट इस 2.4% के अंदर ही हमने विश्व का 17% पॉपुलेशन डाल दी। मतलब कि इतनी जगह के अंदर हमने इतनी पॉपुलेशन डाल दी। तो ये आप देख लो, थोड़ी चिंता वाली बात है कि हमने इतनी कम जगह के अंदर इतना बड़ा एक्सप्लोजन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस पॉइंट पे भी हम लोग आएंगे। बट समझो कि इंडिया के पास सिर्फ 2.7% ज़मीन है, पर उसके अंदर ही पूरी दुनिया का 17% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर रह रही है। अच्छा, इंडिया के जो अंदर ये जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इतनी जगह के अंदर ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। जब हम अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलस है, याद रखना। यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है भारत की, कितनी, 16% जनसंख्या जो है भारत की वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। 199 मिलियन लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, 199 मिलियन लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश का जो है इंडिया का 16% हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश में रहता है। आप कह लो कि कम से कम 1990 लाख लोग रहते हैं वहाँ के अंदर। अच्छा, सिक्किम के अंदर पॉपुलेशन सिर्फ 0.6 मिलियन है, बहुत कम है। पर लक्षद्वीप के अंदर कितने लोग रहते हैं, लक्षद्वीप के अंदर मिलियन में नहीं हज़ारों के अंदर रह रहे हैं लोग। 64,429 लोग सिक्किम में रह रहे हैं। पूरे भारत के अंदर सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप के अंदर है।
अब इसके बाद हमको एनसीईआरटी ने एक और बड़ी ही रोचक बात बताई है कि कितनी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। उन 28 स्टेट्स में से सिर्फ 5 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे पूरे भारत का आधा भारत वहीं पे रहता है। मतलब कि इंडिया की 5 स्टेट्स के अंदर ही आधा भारत रहता है। वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। आपके बुक के अंदर एक पाई चार्ट कहते हैं उसे, है ना, डोनट दे रखा है, एक डोनट चार्ट दे रखा है जिसके अंदर इतनी पॉपुलेशन बता रहे हैं किसकी, उत्तर प्रदेश की इतनी, महाराष्ट्र की इतनी, वेस्ट बंगाल की, आंध्र प्रदेश की, और इतनी उसकी क्या कहते हैं, बिहार की। तब देखोगे उसके अंदर आधा जो पोर्शन है ना वो सिर्फ इन 5 स्टेट्स ने ही कवर कर रखा है। ठीक है, कौन कौन सी 5 स्टेट्स हैं, मेरे साथ बोलो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। शाबाश। ठीक है, इसके बाद कुछ और कंपैरिजन बताते हैं। देखो इंडिया के अंदर हमको पता चल गया कि लार्जेस्ट जो स्टेट है पॉपुलेशन वाइज वो कौन सी है, उत्तर प्रदेश। और लोवेस्ट कौन सी है, लोवेस्ट है लक्षद्वीप। अच्छा, लैंड वाइज देखें तो लैंड वाइज यानी कि सबसे ज़्यादा ज़मीन कौन से राज्य ने पकड़ी हुई है, वो है राजस्थान। राजस्थान बाय लैंड इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट है, बट उसके अंदर सिर्फ इंडिया का 5.5% पॉपुलेशन ही रहती है। अच्छा, इतना कम क्यों रहती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर एक तो हमारे पास अरावली हिल्स हैं, राजस्थान है, रेगिस्तान है, तो उस वजह से कम लोग रहते हैं। अब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इतनी है क्यों, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इतने निहायती ज़्यादा लोग रह रहे हैं, बिहार के अंदर इतने ज़्यादा लोग रह रहे हैं, और अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में जाएँ तो वहाँ पे बिल्कुल ही कम लोग हैं। लक्षद्वीप के अंदर तो हज़ारों में लोग हैं। इतनी ही इतनी ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों अनइवन मतलब कि असमान, क्यों डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले जियोग्राफिकल फैक्टर, कहीं पे ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कहीं पे ज़्यादा पहाड़ है ना, कहीं पे बहुत ही गंदा वेदर कंडीशन है, तो वहाँ पे इंसान क्यों ही रहेगा। पर कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही फर्टाइल मिट्टी है वहाँ पे इंसान रहना चाहेगा। दूसरा है इकोनॉमिक, ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जॉब्स ज़्यादा हैं, जहाँ पे सिर्फ खेती बाड़ी नहीं है, उसके खेती बाड़ी से और ऊपर है जॉब्स, तो वहाँ पे ही ऑब्वियसली इंसान जाएगा पैसा कमाने के लिए। और सोशियो कल्चरल्स भी हैं, मतलब कि कहीं ऐसी जगह है शहरों के अंदर जहाँ पे शिक्षा ज़्यादा अच्छी है, हेल्थ ज़्यादा अच्छी है, और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री ऑफ सेटलमेंट है। हिस्ट्री ऑफ सेटलमेंट मतलब कि शुरुआत से ही इंसानी सभ्यता जो है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो ह्यूमन रेस है, वो शुरुआत से ही वहाँ पे रह रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसा भी सिस्टम आता है। सेंसस हमने पढ़ लिया। अब हम सेकंड टॉपिक आ गया। अब इसके अंदर भी हम लोग इंडिया की पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे, बट डेंसिटी के अंदर। डेंसिटी क्या है, आप साइंस के अंदर डेंसिटी पढ़ते हो ना, क्यों बेइज्जती करो अपने साइंस के टीचर की, पढ़ते हो ना। डेंसिटी को अगर मुझे समझाना हो, मान लो मेरे पास 2 कमरे हैं, ये है रूम ए और ये है रूम बी। रूम ए के अंदर जो है वो थोड़ा सा स्मॉल रूम है, ठीक है, मान लो आपके बाथरूम जितना स्मॉल रूम है। आपको बाथरूम अपने कमरे जितना तो बड़ा होता नहीं, छोटा सा कमरा ही होता है ना। और अगर मैं बात करूँ किसकी, बी रूम की, तो वो रूम बहुत लार्ज है। अब मान लो आपका किचन नहीं तो कोई हॉल रूम कह लो, या फिर आपका खुद का कमरा ले लो, बस के घर का सबसे बड़ा कमरा है वो इमेजिन कर लो। एक तरफ टॉयलेट है आपका, छोटा सा कमरा, और एक बहुत गंदे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मुझे पता, बस आप इमेजिन करो। ए रूम छोटा है, बी रूम बड़ा है। ए रूम के अंदर मैंने फेंक दिए 20 आदमी, और लार्ज बी रूम के अंदर मैंने फेंक दिए 5 आदमी। उनको मैं कह रहा हूँ इसके अंदर तुमको 2 घंटे सर्वाइव करना है ना। तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ, छोटा कमरा है, धक्के मुक्के 20 लोगों को मैं इतने छोटे कमरे के अंदर धकेल रहा हूँ, ठीक है, बस एक दूसरे को मुक्का मारते रहेंगे, भीड़ भड़क्का होगा वहाँ पे। बेसिकली हम अगर क्राउडनेस की बात करें तो यहाँ पे भीड़ बहुत होगी, है ना, ठीक है। और लार्ज वाला कमरा है, उसके अंदर सिर्फ 5 लोग हैं, 5 लोग अपना बढ़िया आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, चल फिर भी सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूँ तो 5 वाला कमरा है, चलो 5 वाले की जगह मैं उसके अंदर भी 20 लोग भेज रहा हूँ, बट फिर भी बात तो सेम रहेगी। छोटे वाले कमरे में लोग 20 लोग नहीं रह पाएंगे इतनी आसानी से, बट लार्ज वाले में तो 20 लोग भी फिट बैठ जाएंगे, ठीक है। चलो चल फिर नहीं सकते, कम से कम बैठने की तो जगह होगी वहाँ पे उनकी, तो यही डेंसिटी है। अब यहाँ पे मैं भीड़ का एग्जांपल भी नहीं दे सकता, भीड़ एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है ना कुछ हद तक, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ए वाला जो कमरा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है,
क्योंकि वहाँ पे कम जगह पे ज़्यादा अब कह लो लोग रह रहे हैं, और बी की डेंसिटी कम है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जगह पे भी, इनफ जगह पे भी कम लोग रह रहे हैं। तो डेंसिटी का मतलब मोटा मोटा मतलब ये होता है, आपने मोटा मोटा के यही तो मतलब होता है डेंसिटी का। अब डेंसिटी के आगे हमने पॉपुलेशन लगा दिया, बस हो गया जी काम। पॉपुलेशन डेंसिटी अक्सर क्या होती है, रिफर्स टू द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द टोटल लैंड एरिया। रेशियो आपने समझा है। चलो इसी बात पे आप बताओ कि चलो साइंस का क्वेश्चन पूछता हूँ केमिस्ट्री का, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ वाटर मॉलिक्यूल बाय वॉल्यूम एंड मास, ये बोलना तुम लोग बताना। अच्छा वो रेशियो क्या होता है, A/B होता है रेशियो, है ना, A/B 1/2, 16/8 हम लोग लिखते हैं ना। और रेशियो को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 16/8, ठीक है। तो रेशियो का मतलब वही होता है, रेशियो ऐसे निकालते हैं, यही तो डेंसिटी होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी रेशियो है, मतलब कि एक जगह पे जितने अमाउंट ऑफ लोग रह रहे हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी है। इस भाषा में बोलूँ, थोड़ी मैथमेटिकल भाषा में, तो रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग किसका, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, ठीक है। फिर हमारी डेंसिटी निकल जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा पॉपुलेशन डेंसिटी हमको क्या बताएगी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। हाँ पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग स्क्वायर किलोमीटर के अंदर मेजर करते हैं बाय द वे, ठीक है। और पॉपुलेशन डेंसिटी हमको बताती है कि एक एरिया कितना भीड़ भड़के वाला है और एक एरिया कितना कम, थोड़ा स्पार्सली पॉपुलेटेड है, हमको ये बताती है पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा अगर आपको थोड़ा बहुत पॉपुलेशन डेंसिटी का एग्जाम्पल दूँ तो एक तरफ मेरे पास दिल्ली है, मान लो दिल्ली का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे किधर गया, हाँ दिल्ली की मोटे मोटे अगर मैं बताऊँ आपको तो दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो कुछ 23 से 26 मिलियन के अराउंड है, और उसका एरिया जो है वो 603.4 किलोमीटर है। दोनों को डिवाइड करूँ तो मेरे पास लगभग आंसर कुछ मोटा मोटा आएगा कितना, 27,000 से 30,000 के बीच। तो ये दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी है। और ये भी कौन सी आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि 30,000, तो ये भी मेरे पास किसके अंदर आ रही है, स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। अच्छा अब ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि दिल्ली के अंदर 1 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि अगर मैं एरिया लूँ जो कि यहाँ से भी 1 किलोमीटर का है, यानी कि अगर मैं एक एरिया लूँ, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर लूँ जो कि ऐसे भी 1 किलोमीटर का है और ऐसे भी 1 किलोमीटर का है, तो वहाँ पे 27,000 से 30,000 लोग रहते होंगे। देख लो कितनी बड़ी संख्या है ये, आपको इतना अंदाजा होगा 1 किलोमीटर कितना होता है। वहीं अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ, अरुणाचल प्रदेश का एरिया क्या कहते हैं, दिल्ली से बहुत बड़ा है। कितना एरिया है, 83,743 किलोमीटर, ठीक है। और उसके अंदर पॉपुलेशन कितनी रहती है, 1383727 पॉपुलेशन रहती है वहाँ पे। दोनों को डिवाइड करोगे तो मेरे पास कुछ आंसर आएगा 16.523, मोटा मोटा 17 आंसर आ रहा है मेरे पास। अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है 17, ठीक है, डेज 17। अच्छा आपको ऐसे पेपर में कैलकुलेट करने को नहीं आएगा, ये मैं जैसे एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मतलब कि 17, ठीक है 17, मतलब कि वहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर सिर्फ 17 लोग रहते हैं। अब देख लो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं दिल्ली का एरिया कम है और वहाँ पे लोग ज़्यादा है, मतलब कि उसकी डेस्टिनेशन नहीं, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। बट अरुणाचल प्रदेश का एरिया कितना बड़ा है, वहाँ पे लोग कितने कम रह रहे हैं, तो वो उसका क्या है, उसकी डेंसिटी कम है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी तो पता लग गया आपको क्या होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी हमको बताती क्या है, ये हमको बताती है कितनी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इंडिया सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री के अंदर आता है, मतलब कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे उसके एरिया के मुकाबले लोग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये आती है। सिर्फ बांग्लादेश और जापान ही कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी जो एवरेज डेंसिटी आप देख लो वो इंडिया से ज़्यादा है। और वो भी क्यों, आप खुद देखो, जापान क्या 4-5 आइलैंड्स का देश है और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। सिमिलरली बांग्लादेश में नज़दीक में है। अच्छा डेंसिटी इफेक्ट कैसे पड़ती है, इफेक्ट डेंसिटी एक दूसरे से अलग कैसे होती है, वो तो आपको मैंने एग्जांपल समझा दिया होगा। जैसे बांग्लादेश में छोटी सी कंट्री बट वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, समझ गए। अब कुछ देखते हैं तो 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पर्सन
पर स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब कि हर एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर इंडिया में आपको औसतन 382 लोग मिल जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है हर जगह ही आपको 382 लोग मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। राजस्थान में जाओ वहाँ पे आपको 10 20 30 ज़्यादा से ज़्यादा 100 से ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं आपको एक डेजर्ट के अंदर लोग, है ना। वहाँ पे तो हम लोग कह ही नहीं सकते, कई बार जीरो भी मात्रा हो सकती है, बट एवरेज ले रहे हैं ना, एवरेज हम पूरे देश का ले रहे हैं, सिर्फ उस रेगिस्तान का तो ले नहीं रहे। तो ये बात समझो आप। हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है? बिहार की है हाईएस्ट डेंसिटी, ठीक है। बिहार की डेंसिटी कितनी है? 1102 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब बिहार के सबसे ज़्यादा, मतलब कि बिहार के अंदर हर एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आपको 1102 लोग तो मिल ही जाएंगे। और अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम है, कितनी? 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। अब वो हमने कैसे निकाली वो मैंने आपको बता दिया, बट वो पेपर में निकालने को नहीं आने वाली, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ यहाँ पे छोटी छोटी मोटी मोटी बातें पढ़ने वाले हैं जो कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल आपको कंसेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल रहनी चाहिए। 250 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर के जो बिलो वाली कंट्रीज़, सॉरी जो बिलो वाली स्टेट्स है, मतलब कि वो स्टेट्स जहाँ जिसकी डेंसिटी 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब कि वहाँ पे एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 250 से कम लोग रह रहे हैं। वह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश हो गया यार यहाँ पे, हाँ, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये आपको याद करने हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक दो एग्जांपल तो नेचुरली आपके दिमाग में वैसे आ ही जाएगी कि सिक्किम के अंदर वैसे बहुत हिली इलाका है। इसके अलावा यहाँ पे ऐसे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रग्ड टेरेन है, मतलब कि यहाँ पे बड़ा ही खुरदुरा इलाका है, यहाँ पे नहीं रह सकते, यहाँ का क्लाइमेट बहुत एडवर्स है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। वहीं अगर मैं आपको कुछ मॉडरेट मीडियम टाइप्स कंट्रीज़ बताऊँ कि यार यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मीडियम है, वो कौन सी है? जैसे असम ले लो, असम और पेनिनसुलर स्टेट्स, यहाँ पे भी हाईली रग्ड टेरेन है, बहुत कम फर्टाइल लैंड है इसलिए। अच्छा, नदर्न प्लेन्स के अंदर और केरला के अंदर बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लैट लैंड है, फ्लैट लैंड है, मिट्टी बहुत यहाँ की फर्टाइल है, यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर है, रेनफॉल है, ज़्यादा एग्रीकल्चरल हिस्ट्री है, तो उस हिसाब से। अब एक क्वेश्चन है आपको कि कोई 3 मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड नॉर्दर्न स्टेट्स बताओ। वो तो ये 3 है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। रीज़न आपके सामने है, क्योंकि यहाँ पे एक इंडो गैंगटिक प्लेन है। इंडो गैंगटिक प्लेन मतलब कि यहाँ पे गंगा यमुना जो है, सॉरी इंदस रिवर और गंगा रिवर, वो बहुत इफेक्ट करती है यहाँ पे एग्रीकल्चर को। अच्छा, ये सारा जो पोर्शन है, ये सारे पोर्शन हमने एक्चुअल में पढ़ा क्या है? इसके अंदर हमने पढ़ी है पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन। आधा चैप्टर खत्म हो गया है आपका, बधाइयाँ जी, ठीक है। अब इसके अंदर में सर हमने यही चीज़ पढ़ी है ना कि एक्चुअली पॉपुलेशन है कितनी, एक हमको आइडिया लग गया कितनी पॉपुलेशन है। अब हम लोग आगे क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं कि ये जो पॉपुलेशन है इसको इफ़ेक्ट क्या चीज़ें करती है, क्या ये पॉपुलेशन बढ़ती और घटती भी है, क्या ये चेंज होती है या फिर बढ़ती ही रहती है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ, सॉरी, और प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या कहती है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट अब हम देखते हैं वो कैसे बढ़ रही है, उसके अंदर क्या चेंज आ रहा है। अब इस टॉपिक के अंदर पॉपुलेशन चेंज जो है एक डायनामिक फिनोमिना है। डायनामिक फिनोमिना मतलब कि वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जहाँ पे कई सारी चीज़ें इकट्ठे मिलके उसको कैरी आउट करती है। नंबर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया। नंबर मतलब कितनी जनसंख्या, डिस्ट्रीब्यूशन वो लोग कैसे फैले हुए हैं, कॉम्पोजिशन मतलब जहाँ पे फैले हुए हैं वहाँ पे भी क्या उसकी बनावट है। तो ये सब चीज़ें 3 मेन कारण हैं जिसके कारण वो चेंज होती है, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। बर्थ, पैदा हो रहे हैं, पैदा होंगे ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी। डेथ, मर रहे हैं लोग तो मरने के बाद पॉपुलेशन घटेगी। और माइग्रेशन मतलब कि कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उससे भी पॉपुलेशन चेंज होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये तीनों पढ़ेंगे, इन तीनों पे ही आने वाले हैं अभी हम लोग। बट सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। 2 टॉपिक है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज। पहले इन दोनों को पढ़ते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट 2 टॉपिक्स पे आएंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या कह रही है? ऑब्वियसली ग्रोथ मतलब बढ़ना किसी चीज़ का, ग्रोथ का मतलब तो बढ़ना ही होता है। तो ग्रोथ क्या होती है? पॉपुलेशन ग्रोथ को होती है रिफर्स टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन अ कंट्री, ठीक है। मतलब कि एक कंट्री या फिर एक रीजन के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर,
जिसको अच्छा इस चीज़ को ग्रोथ हो रही है तो कॉमन सेंस है, तो नाम पढ़ के भी पता चल गया। बट इसको दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस करना मतलब अगर आपको बताना है कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, वो आप कैसे बता सकते हो? आप यहाँ पे मीटर पर सेकंड के हिसाब से बता सकते हो, आप किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बता सकते हो। ठीक है, आपको भैया को बताना है भैया मुझे इतने केले चाहिए, आप इतने में बोल सकते हो मुझे 1 केला दे दो, 2 केला दे दो, आप कहते हो मुझे 12 केला दे दो। बट आप ये कह सकते हो मुझे 1 दर्जन दे दो, 2 दर्जन दे दो, उस हिसाब से भी बोल सकते हैं आप। हर चीज़ों को बोलने के लिए तरीके होते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को बोलने के भी आगे दो तरीके रहते हैं। सबसे पहला है एब्सोल्यूट नंबर्स और दूसरे है परसेंटेज। एब्सोल्यूट नंबर्स क्या रहते हैं? एब्सोल्यूट नंबर्स, एब्सोल्यूट मतलब कि जो चीज़, मतलब आप ऐसे समझ लो कि एब्सोल्यूट नंबर्स मतलब कि जो एक नंबर है तुम्हारे पास, ठीक है, जैसे कि एक क्लास के अंदर इतने बच्चे थे, अगले सेशन में इतने बच्चे आ गए, ठीक है। तो वो बात है कि अगर मैं 2011 की पॉपुलेशन बताऊं और 2001 की पॉपुलेशन बताऊं, वो एब्सोल्यूट नंबर्स की बात हो रही है। टोटल नंबर जो पीपल के पॉपुलेशन के अंदर हर साल के अंदर ऐड हो रहे हैं, वो है, ठीक है। इसके बाद क्या है? परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज के अलावा हम लोग एक और चीज़ का यूज़ कर सकते हैं जो कि एनुअल ग्रोथ रेट। दोनों का मतलब एक ही होता है। एनुअल ग्रोथ रेट को हम लोग परसेंटेज के अंदर बताते हैं। जो हमारे पास एक एनुअल ग्रोथ रेट है उसको भी हम लोग परसेंटेज के अंदर ही मेजर करते हैं, ठीक है। मेरी बात सुन, द परसेंट बाय विच पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन ईयर, वो ही बस वही सेम बात को हमने परसेंटेज के अंदर बता दिया, ठीक है। एनुअल ग्रोथ रेट, परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर ए ईयर। अच्छा, एक और बात, ये चीज़ मैंने स्पेशल ऐड की है। देखो, अक्सर मतलब अक्सर तो नहीं, कभी कभार पर एनम दे देते हैं। एनम की स्पेलिंग होती है ANNUM। पर एनम का मतलब भी 1 ईयर ही होता है कि हर एक साल के अंदर, ठीक है। तो एनुअल ग्रोथ रेट बस परसेंटेज के अंदर बताते हैं। एब्सोल्यूट नंबर जो नंबर काउंट किया है वो। अच्छा, ये जो आपके बुक के अंदर एक टेबल दे रखा है ये इंपॉर्टेंट है, बट क्या इसको याद करना है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ ये बात बता रखी है कि एब्सोल्यूट नंबर्स कितने हैं और परसेंटेज कितनी बता रखी है, ठीक है। एनुअल ग्रोथ रेट हमको एक्चुअली बताती क्या है? एनुअल ग्रोथ रेट हमको बताती है कि किस रफ्तार से गाड़ी चल रही है। सॉरी, आपको अपने घर से आपके फेवरेट रेस्टोरेंट जाना है, ठीक है। अब आपने पहले का था, घर से बाहर निकल रहे हो, ट्रैफिक कम था तो आप अपनी गाड़ी तेज़ स्पीड से चला रहे हो। बट उसके बाद थोड़ा सा कि ट्रैफिक आ गया तो इसीलिए आप गाड़ी स्लो स्पीड से चला रहे हो। उसके बाद आपने थोड़ी फिर तेज़ कर ली, आप रेस्टोरेंट पहुंच गए। क्या आपने कहीं भी ऐसा किया है कि आपकी जो आप एट द एंड वहाँ पे पहुँच तो गए, है ना, बट आपके बीच बीच में रफ्तार अलग हो रही थी, ठीक है। आप अपने डेस्टिनेशन तक बढ़ तो रहे हो, आपका डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, बट आपकी स्पीड वेरी कर रही है। फिजिक्स का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा दिमाग में आने लग गया होगा आपके। तो ईयर जो है हर साल ऐसा ही होता है। साल हर कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी पॉपुलेशन घटती है किसी कंट्रीज़ की। ऑफ कोर्स अगर कोई मास किलिंग है, जेनोसाइड है, या फिर क्या कहते हैं, कोई बीमारी फैल गई है उसके कारण होता है, तो वो तो नेचुरल रीज़न नहीं है, ठीक है। बट नेचुरली बहुत रेयर केसेस है जहाँ पे पॉपुलेशन घटती हुई देखिए, तो नेचुरल बेसिस के ऊपर हर कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती ही है, ठीक है। तो इसके अंदर यही बताया गया है, एनुअल ग्रोथ रेट में डिक्लाइन बट द एब्सोल्यूट नंबर वुड ऑलवेज इंक्रीज। वही वाला एग्जांपल है, आपका डिस्टेंस तो बढ़ ही जा रहा है बट स्पीड अलग अलग हो रही है। एनुअल ग्रोथ रेट को ये बताते हैं कि किस परसेंटेज से बढ़ रही है। जैसे कि 1951 के अंदर परसेंटेज 1.25 थी, मतलब कि आप इस परसेंट से आपकी पॉपुलेशन बढ़ी है। 1981 के अंदर वो बढ़ के 2.22 होगी, बट 2011 के अंदर वो फिर घट के 1.64 हो गई, ठीक है। बट आपका जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ रहा है ना, पर मिलियन पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है। कोई बात आ गई, 1951 से 1981 तक का ट्रेंड क्या था? एनुअल ग्रोथ रेट बढ़ रहा था, रैपिड पॉपुलेशन राइज था। बट 1881 के बाद जो है वो क्या हुआ, ग्रोथ थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया, बट पॉपुलेशन तो बढ़ती रही। मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ने की रफ्तार कम होगी पर पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना। तुम्हारी गाड़ी की स्पीड कम हो गई पर तुम गाड़ी से अपना सफ़र तो कर रहे हो, वही बात होगी। इतना तो समझ लोगे तुम। अब इसका इम्पैक्ट क्या था? बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने का सिर्फ एक इम्पैक्ट ही होता है कि रिसोर्सेज और
ऐसे रिसोर्स और इन्वायरमेंट पर प्रेशर बनता है। अब अगर ग्रोथ रेट कम हो रही है तो उसका क्या कारण है? सक्सेस ऑफ बर्थ कंट्रोल एफर्ट, कि भैया जी बर्थ कंट्रोल थोड़ा कम हो। अच्छा, अब हम लोग बर्थ कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? कई देश ऐसे हैं, जापान है, जहाँ पे बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे अगर कोई छोटा बच्चा दिख जाए तो उसको लेकर लोग खुश हो जाते हैं। बट चाइना के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी है, मतलब कि अगर आपका एक से ज़्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सिस्टम है। कई देश बच्चे पैदा करवा रहे हैं, कई देश बोल रहे हैं बस कर जो भाई, ठीक है। तो हर एक देश की अपनी अपनी नीड्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे जापान है, जापान इज़ द मोस्ट लाइक माय फेवरेट देश आप कह लो, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो क्या कहते हैं, लिमिटेड है। पॉपुलेशन तो सॉरी, पॉपुलेशन लिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बट उन रिसोर्सेज का हाईएस्ट यूज़ कर रहे हैं ये लोग। उस चीज़ के ऊपर हम आगे टच करेंगे। अच्छा, ये करंट स्टेटस वाला पॉइंट आ गया। हमने प्रेडिक्शन की थी कि 2045 तक, हमें अभी हमको क्या पता है, इंडिया सेकंड पोजीशन पे, उसके ऊपर चाइना है, सबसे पॉपुलेटेड चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया है। हमने सोचा था कि 2045 तक, साइंटिस्ट ने बोला था जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, 2045 तक इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, चाइना सेकंड पे रह जाएगा। बट हमने ये सारा काम 2023 के अंदर ही करे। 2023 के अंदर न्यूज़ आई कि इंडिया की पॉपुलेशन जो अब है सबसे ज़्यादा है, चाइना के दूसरे नंबर पर है। अब ये तो हो गए, हमने पढ़ा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक सिर्फ हमने ये पढ़ा कि कैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। अब हम पढ़ेंगे कैसे पॉपुलेशन चेंज होती है। चेंज हो रहा है तभी तो ग्रो हो रहा है ना। तो इसके 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट, तीसरा माइग्रेशन। अगर पूछ लिया जाए व्हाट आर द 3 फैक्टर्स, या फिर हाउ डज द पॉपुलेशन चेंज, तो ये 3 फैक्टर का नाम तो आपने लिखना ही लिखना। सबसे पहला बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या बताता है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन एन ईयर, ठीक है। बर्थ रेट क्या कहते हैं? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन ईयर। अच्छा, अगर मुझे इसको बताना हो बर्थ रेट के बारे में, तो मान लो एक विलेज के अंदर 1000 लोग रह रहे हैं, एक साल के अंदर वहाँ पे 150 बच्चे पैदा हुए, तो वहाँ का बर्थ रेट क्या हो गया? वहाँ का बर्थ रेट हो गया 15 पर 1000 पीपल, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने कैसे निकाला? इसका एक प्रोसेस होता है कि नंबर ऑफ बर्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय 1000। ये आपको जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इतना बताती है हमको बर्थ रेट कि हर 1000 जो पर्सन जो है उसके कंपैरिजन में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। बर्थ रेट जो है ये ऑलवेज डेथ रेट से ज़्यादा, अगर कोई किसी देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो वो डेथ रेट से ज़्यादा बर्थ रेट के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि ऑफ कोर्स आप खुद देखो, जितने लोग मरते हैं उससे तो लोग पैदा होते हैं, है ना। तो मेजर कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? बर्थ रेट। अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, देखो अगर 1-2 नंबर का आपको क्वेश्चन आता है तो तीनों फैक्टर आप लिखोगे, बट अगर सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर सिर्फ एक ब्लैंक दे रखी है और पढ़ते सार आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आप बर्थ रेट लिखेंगे, ठीक है। वैसे तीनों एडजस्ट कर देना, ऐसे कुछ नहीं करते। सेकंड है डेथ रेट। डेथ रेट हमको बताता है कि पर 1000 लोगों के कितनी डेथ हुई है, डेथ पर 1000 पीपल। मतलब कि मान लो सेम विलेज के अंदर, ठीक है, जहाँ पे 1000 लोग रहते थे, एक साल के अंदर 80 लोगों की मृत्यु हो गई, तो 8 पर 1000 पीपल वहाँ का डेथ रेट है, कि हर 1000 लोगों के कंपैरिजन में 8 लोग मरे थे, ठीक है। ये पता चल गया। अब इसके बाद ना, ये आपको वैसे टॉपिक तो नहीं है, बट चलिए कि मैं आपको और बताता हूँ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, मतलब कि ये क्या होता है कि नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट पर 1000 लाइफ बर्थ इन अ ईयर। अगर एक साल के अंदर 1000 लोग पैदा हो रहे हैं तो वहाँ पे कितने इन्फेंट मर रहे हैं। इन्फेंट मर रहे हैं मतलब इन्फेंट कौन होता है? कोई ऐसा बच्चा जो कि 1 साल से छोटा है, वो होता है इन्फेंट। मान लो एक विलेज के अंदर जो है वो 150 बच्चे पैदा हो रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हर साल 3 बच्चे मर गए, मतलब एक साल 3 बच्चे मर गए, तो उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हुआ 20 पर 1000 लाइफ्स, कि मतलब हर 1000 लाइफ के कंपैरिजन में 20 बच्चे मर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अब ये तो हो गया बर्थ रेट, डेथ रेट हो गया। ये तुम्हारे चैप्टर के अंदर नहीं है इसकी डेफिनेशन, बट स्टिल मुझे बताने का मन किया तो बता दिया, क्योंकि जाना ज़रूरी है। अब इसके अलावा जो थर्ड फैक्टर है उसको पढ़ने से पहले भी एक और चीज़ जो आपकी बुक में बता रखी है, ये अब फैक्टर समझ लो इसको क्या है, बट ये स्टिल जानने की चीज़ ज़रूरी है। नेचुरल इंक्रीज, ये है नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन।
जो ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की वो बताता है नेचुरल इंक्रीज। नेचुरल इंक्रीज पॉपुलेशन इज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल इंक्रीज का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। वही बताते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन बर्थ नंबर ऑफ बर्थ या फिर बर्थ रेट एंड डेथ रेट, उसको ही नेचुरल इंक्रीज कहते हैं। नेचुरल इंक्रीज को हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, पॉपुलेशन के अंदर जो ग्रोथ हुई है उसको नेचुरल इंक्रीज कहते हैं। पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ को अगर हमको मापना हो तो उसको कैसे मापते हैं हम लोग, द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक शहर है जहाँ पे 1000 लोग रह रहे हैं। बर्थ रेट वहाँ का मान लो 20/1000 है। डेथ रेट मान लो वहाँ का 8/1000 है। तो वहाँ का क्या कहते हैं, नेचुरल इंक्रीज हुआ 20 माइनस 8 कितने होते हैं, 12/1000 पीपल पर ईयर। इसका मतलब वहाँ की पॉपुलेशन नेचुरली 12 पीपल पर 1000 एवरी ईयर ग्रो हो रही है। अब नेचुरल इंक्रीज यानी कि 1980s तक क्या हुआ था, 1980 तक बर्थ रेट ज़्यादा था, डेथ रेट कट था, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। 1981 के अंदर थोड़ा सा बर्थ रेट कम हुआ तो पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगी। अब देखो थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ जो कि कॉमन सेंस वाली बात है, इसलिए आपके दिमाग में मैं ये चीज़ डाल रहा हूँ। कुछ केसेस लेता हूँ मैं। मान लो पहले केस के अंदर बर्थ रेट बढ़ा है, डेथ रेट घटा है। दूसरे केस के अंदर बर्थ रेट घटा है, डेथ रेट बढ़ा है। तीसरे केस के अंदर बर्थ रेट भी बढ़ा है, डेथ रेट भी बढ़ा है। चौथे केस के अंदर बर्थ रेट भी घटा है, डेथ रेट भी घटा है। मोस्ट कॉमन केस होता है जब बर्थ रेट बढ़ता है और डेथ रेट घटता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई केस कम ही देखा जाता है। जब बर्थ रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट घट रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। अगर बर्थ रेट घट रहा है, डेथ रेट घट रहा है, तो दो केसेस है, या फिर तो पॉपुलेशन उगेगी बट थोड़ी धीरे क्या है वो धीरे उगेगी, धीरे इंक्रीज होगी, या फिर तो डिक्रीज भी हो सकती है अगर डेथ रेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर बर्थ रेट इंक्रीज है और डेथ रेट दोनों ही इंक्रीज है तो नेट इफेक्ट जो है वो ऐसा पड़ेगा कौन सी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ बस एक आपको बताने वाली थी। नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, उसको माइग्रेशन कहते हैं, बस, ठीक है। माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और या फिर फ्रॉम वन टेरिटरी टू अनदर। क्यों का लोग करते हैं माइग्रेट, 3 रीज़न है, जॉब्स, सेफ्टी और सिक्योरिटी और लिविंग कंडीशंस। ये तीनों को अभी नहीं समझाऊंगा मैं, आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली इतनी अंडरस्टैंडिंग तो पैदा हो जाएगी। अब माइग्रेशन होती क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। लोग ऐसा करते हैं रहने के लिए, जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब माइग्रेशन जो है 2 तरीके की होती है। एक तो है इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन मतलब कि इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया के अंदर ये है, मान लो पंजाब है और ये मान लो चंडीगढ़ है, ठीक है। मतलब चंडीगढ़ भी पंजाब की कैपिटल। चलो कोई और इजी सा ले लेते हैं, मान लो ये है मध्य प्रदेश और ये है दिल्ली, ठीक है। किसी बच्चे को अपनी पढ़ाई के लिए या किसी आदमी को अपनी जॉब के लिए मध्य प्रदेश से दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो माइग्रेट कर, वो इसको माइग्रेशन हम लोग कहेंगे, ही इज़ माइग्रेटिंग। बट व्हाट द एग्जैक्टली थिंग इज हैपनिंग हियर कि वो इंडिया के अंदर ही कर रहा है, वो मूवमेंट तो कर रहा है बट वो इंडिया के अंदर ही कर रहा है। मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन द सेम कंट्री, ठीक है, फॉर सच एज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जब सेम कंट्री के अंदर ही मूवमेंट होती है वी कॉल इट इंटरनल माइग्रेशन। ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है इंटरनल भी है और माइग्रेशन भी है। इंटरनल मतलब अंदर ही। अच्छा, एक और बात जान लो, इंटरनल माइग्रेशन से जो टोटल पॉपुलेशन जो है उसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ता, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फ़र्क पड़ता है। मतलब मेरी बात समझो, इंडिया के अंदर ही ट्रैवल हो रहा है, इंडिया से कोई बाहर तो नहीं जा रहा, ना ही इंडिया के अंदर आ रहा है इंटरनल माइग्रेशन के अंदर, तो इंडिया की पॉपुलेशन को क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बट उसके डिस्ट्रीब्यूशन को फ़र्क पड़ सकता है। मध्य प्रदेश से अगर कोई दिल्ली में जा रहा है तो मध्य प्रदेश के ऊपर लोग कम पड़ रहे हैं और दिल्ली के ऊपर ज़्यादा पड़ रहे हैं, तो रिसोर्स और डेवलपमेंट का स्ट्रेस दिल्ली के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है।
सेकेंड टाइप ऑफ माइग्रेशन इज इंटरनेशनल माइग्रेशन, जो कि नाम से समझ आ गया, इंटरनेशनली माइग्रेट करना। जब हम नेशनल बॉर्डर्स के परे जाते हैं, कंट्रीज़ के बीच में ट्रैवल करते हैं, हाँ, इसके अंदर टोटल पॉपुलेशन का फ़र्क पड़ता है। ओके, आफ्टर दैट इंडिया के अंदर अगर हम लोग माइग्रेशन की सिचुएशन के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर मोस्टली जो इंटरनल माइग्रेशन देखा जाता है वो रूरल टू अर्बन देखा जाता है। रूरल मतलब कि ग्रामीण इलाका, अर्बन मतलब शहरी इलाका। ठीक है, अब क्यों देखा जाता है? पुश और पुल फैक्टर्स के बारे में जानना जरूरी है। पुश का क्या मतलब होता है? पुश का मतलब होता है धक्का देना, यानी कि अगर मैं कहूँ कि आई विल पुश यू आउट ऑफ माई रूम, मतलब कि आपको कमरे से बाहर को धक्का दे रहा हूँ। और पुल मतलब कि पुलिंग, खींचना अपनी तरफ, आकर्षित करना, कि आई एम पुलिंग यू इनसाइड माई रूम, मैं तुमको अपने कमरे में आने दे रहा हूँ, धक्का मार के आने दे रहा हूँ, खींच रहा हूँ। तो यही बात है, गांव से लोग जा रहे हैं ना, गांव से लोग बाहर जा रहे हैं, गांव से बाहर लोग पुश हो रहे हैं ना, तो इसीलिए पुश फैक्टर कौन से हैं? पॉवर्टी, गरीबी बहुत है गांव के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा खेती बाड़ी का काम है, खेती बाड़ी से कुछ ऊपर कोई चीज़ वहाँ पे इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। शहर जाओगे वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। पुअर लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ पे इतना ज़्यादा पुअर लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा, कॉमन सेंस कहती है कोई इंसान रूरल से अर्बन ही जाएगा अगर उसको पैसे कमाने हैं तो, अगर उसको अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो। पर कई लोग ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि अपना सारे पैसे वूसे कमा के, बच्चों को दे के, है ना, सारा देश घूम के आखिरकार वो क्या कहते हैं, गाँव के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ठीक है, रूरल टू अर्बन इज स्टिल केस, नॉर्मल इंसान पैसे कमाने के लिए यही कहता है। अच्छा, पुल फैक्टर क्या है? कोई इंसान शहर ऐसा क्या पुल करते हैं लोगों को अपनी तरफ। ऑब्वियसली वहाँ पे जॉब्स हैं, बेटर सर्विसेज हैं, बेटर लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं, तो वही चीज़ है पुश और पुल फैक्टर्स। ठीक है, अब माइग्रेशन के कुछ इफेक्ट भी तो होते होंगे। माइग्रेशन से इफेक्ट क्या पड़ता है? सबसे पहले तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फ़र्क पड़ता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फ़र्क पड़ता है? ऑब्वियसली गाँव की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी, शहर की ज़्यादा होगी, तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अर्बन ग्रोथ, ज़्यादा पॉपुलेशन आएगी तो अर्बनाइजेशन भी तो होगी। शहर कैसे बसते हैं? जब लोग वहाँ पे जाते हैं, है ना। अब एक और चीज़ होगी, वहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होगा, रिसोर्स स्ट्रेस ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। लेबर सप्लाई, अच्छा, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, बिजनेस के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, है ना, घर घुर बनाने, बिल्डिंग बनानी, वहाँ पे लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो लेबर सप्लाई होगी। कल्चरल चेंज भी आता है, नई भाषाएं, नई ट्रेडिशंस, नए कस्टम्स। पहले 3 बहुत ज़रूरी हैं, इनको पेपर में लिख के आना है, बाकी 2 को स्किप भी कर दो। एज और सेक्स कॉम्पोजिशन, जो कि सेक्स एज वगैरह होते हैं, इसके अंदर भी फ़र्क आता है। इसके बाद क्या है? इंक्रीज अर्बन पॉपुलेशन एंड ग्रोथ। हाँ, मिलियन प्लस सिटीज़ का कंसेप्ट यहाँ पे आता है। मिलियन प्लस सिटीज़ मतलब कि मिलियन प्लस सिटीज़ एक ऐसा शहर है जहाँ पे 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, तो 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, तो यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा की 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, 1 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन है। इसके अंदर मिलियन प्लस सिटीज़ कहते हैं। ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन होगी तो मिलियन प्लस सिटीज़ ज़्यादा होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है हमको। अर्बन पॉपुलेशन 1951 के अंदर 17 इतनी थी और 2011 के अंदर 31 हो गई है, बड़ी ही है। मिलियन प्लस सिटीज़ कौन से होती हैं? मिलियन प्लस सिटीज़ होती हैं हमारे पास, जैसे कि मिलियन प्लस सिटीज़ में आपको क्या बताया, जिसके अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन होती है। ठीक है, 2011 के अंदर मिलियन प्लस सिटीज़ 35 थी, मतलब कि 35 सिटीज़ थी, बढ़ के वो 2023 के अंदर 59 हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि अर्बन से रूरल इमिग्रेशन ज़्यादा हो गया है, जिससे क्या है, मिलियन प्लस सिटीज़ ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट 2 टॉपिक्स बहुत छोटे हैं, एक पेज वाले, एडोलेसेंट पॉपुलेशन और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक है, इसको भी हम कवर करते हैं। नेक्स्ट है एडोलेसेंट पॉपुलेशन। एडोलेसेंस क्या होती है? बेसिकली बचपना होता है, बचपना और एडल्टहुड दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन फेज होता है उसको हम लोग कहते हैं एडोलेसेंस। 10 से 19 साल के आदमी को सरकार एडोलेसेंट कह देती है। एडोलेसेंट पॉपुलेशन वही चाइल्डहुड से एडल्टहुड का जो होता है ना, बेसिकली सरकार 10 से 19 साल के बच्चे को एडोलेसेंट कह देती है। उस पॉपुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? एडोलेसेंट पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के चैप्टर के अंदर हम लोग इन पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली एडोलेसेंट आर मेकिंग अडल्ट्स, मतलब कि
ये वो है जो एडल्ट बन रहे हैं, ठीक है, ये एडल्ट बन रहे हैं, अभी बने नहीं हैं। इन पे इतना फोकस क्यों करने की ज़रूरत है हमें? क्योंकि सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, इंडिया का 1/5 पॉपुलेशन, इंडिया के अंदर अगर 5 हिस्से करो तो उसमें से एक हिस्सा एडोलसेंट पॉपुलेशन का ही है। अब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, अभी जो बच्चा अभी टाइम पे पढ़ लेगा अच्छे से, है ना, अच्छी कोई स्किल डेवलप कर लेगा तो वो आगे जाके देश के काम ही आएगा, 2 पैसे कमा लेगा, ठीक है। अब इसके अंदर अभी ये तो भी पढ़ लिया, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं। सबसे पहला न्यूट्रिशन नीड्स, एक बच्चा है और एक एडल्ट है। एडल्ट मतलब 18 साल के ऊपर का, बच्चा मतलब 10 साल से छोटा। दोनों के मुकाबले एक एडोलसेंट को अच्छे न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों होती है? ग्रोइंग एज है, अगर उसको कोई बीमारी पड़ गई इस उम्र में तो वो आगे जाके क्या काम करेगा। इसलिए अगर उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दिया तो उसको डेफिशिएंसी हो जाएगी, किस न्यूट्रिएंट की उसको वो हो जाएगी, कमी पड़ जाएगी, या फिर उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी। मतलब कि वो जितना 15 या 16 साल की उम्र में है वो उतना ही रह जाएगा, उससे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा एक और जो मेन दिक्कत है जो अक्सर नोटिस की जाती है कि जो एडोलसेंट लड़कियां होती हैं उनको अनीमिया होता है। अनीमिया मतलब कि आयरन जो मिनरल होता है, आयरन के मिनरल का लॉस होता है। क्यों होता है? एडोलसेंट लड़कियों को होता है मेंस्ट्रुएशन, उसके अंदर ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस के अंदर ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन, इसलिए आयरन की कमी पड़ती है। उससे क्या होता है? सबसे पहले चक्कर आते हैं, सिर दुखता है, अगर किसी का रंग गोरा भी है तो वो पेल येलो सा दिखने लग जाता है, ठीक है, तो अनीमिया हो जाता है उनको। चैलेंज क्या है? सबसे पहले तो उनकी जो प्रॉब्लम है ना, इंडिया के अंदर स्पेशली क्या किया जाता है, एडोलसेंट 10 से 19 साल को भी बच्चा ही समझा जाता है, तो इसलिए उनकी प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, चाहे वो उनकी एजुकेशन की दिक्कत है, हेल्थ की दिक्कत है, नहीं दिया जाता। इसलिए सरकार जो है अभी कोशिश कर रही है धीरे धीरे एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाने की। सोल्यूशन क्या है? अवेयरनेस नहीं है, स्कूल्स में इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और उनको एक सेंस, उनको हम लोग थोड़ी सेंस डालें तो एडोलसेंट पॉपुलेशन हो जाएगी। मेन एडोलसेंट पॉपुलेशन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडोलसेंट पॉपुलेशन क्या है, और जो 2 मैंने आपको बताया, एक तो न्यूट्रिशन नीड्स और एक हेल्थ इश्यूज़। एक और टॉपिक है जो इंडियन डाइट होती है। इंडियन डाइट के अंदर जो है, इंडिया इज़ अ वेजिटेरियन डोमिनेंट कंट्री, वहाँ पे हमारे पास वेजिटेरियन ज़्यादा लोग होते हैं। वेजिटेरियन लोग ऑब्वियसली नॉनवेज नहीं खाते, जो नॉनवेज नहीं खाते तो उनको जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं प्रोटीन वगैरह की, उसकी कमी होती है। इसलिए अच्छा, वेजिटेरियन डाइट और नॉन वेजिटेरियन डाइट के अंदर फ़र्क यही होता है कि अच्छा, सरकार तुमको नहीं कहती कि तुमको नॉनवेज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, वो तो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंडेंट है ऑब्वियसली। अगर तुम वेज खा रहे हो तो तुम अपनी नीड उसको पूरा करो, ठीक है, तो इसलिए न्यूट्रिशनल ज़रूरी है। मूविंग टू द वेरी लास्ट टॉपिक जो कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, मतलब कि पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है, अच्छी बात है बुरी बात है? बिल्कुल बुरी बात है, ये बिल्कुल ही नहीं कम होनी चाहिए। एक तो सरकार जो है बथेरियाँ हो, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी मतलब कि NPP 2000 के अंदर लॉन्च हुई थी। इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट फ्रेमवर्क है जो कि क्या एम करती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जाए, थोड़े बच्चे पैदा कम हो, ठीक है, ठीक है, हेल्थ इंप्रूव हो और वेलफेयर। ऐसा नहीं एक ही प्लान है, इस प्लान के अंदर और कोई ब्रांचें आती हैं। इसका ओरिजिन क्या है? सबसे पहले तो फैमिली प्लानिंग। पॉपुलेशन ऐसे तो है नहीं, पॉपुलेशन एक कोई बच्चा पैदा होता है, फैमिली से ही होता है, आसमान से तो टपक नहीं रहे बच्चे, ठीक है। इसका गोल क्या है? सॉरी, ओरिजिन पॉइंट भूल गया मैं, बट जो इंडिया का क्या है, एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है 1952 के अंदर। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ मतलब जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, एशियन कंट्रीज़ हो गई, ये ऐसे नहीं, ना ही फुल USA स्टाइल हाई फाई और डेवलप्ड है, ना ही ये बिल्कुल ही अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ की तरह अनडेवलप है, ये डेवलप हो रही हैं धीरे धीरे। इंडिया जो है इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे पहली कंट्रीज़ में से आता है जिन्होंने एक फैमिली प्लानिंग के ऊपर फोकस किया। ऑब्वियसली अगर आप फैमिली प्लानिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो बच्चे कम हो गए। इस स्कीम के अंदर एक और स्लोगन आता है, जैसे एक स्लोगन है, हम दो हमारे दो, तो वो इसी के ऊपर फोकस करता है ना कि बच्चे जो है हमको ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। पहले के टाइम पे, चलो ये वाला पॉइंट मैं आपको आगे बताता हूँ। गोल क्या है इसका? रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग होनी चाहिए ऑन वॉलंटरी बेसिस। वॉलंटरी बेसिस मतलब कि पेरेंट को, आदमी को, औरत को खुद इतना ज्ञान होना चाहिए कि उसको कितने बच्चे करने हैं। पहले के क्या कहते हैं, जैसे अगर हम जापान ले लें,
जापान के अंदर जो है बूढ़े लोग ज़्यादा रहते हैं, है ना। वहाँ पे अगर कोई बच्चा देख लो तो लोग सरप्राइज हो जाते हैं, बच्चों की फ़ोटो खींचनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको इतना बच्चा देखने की आदत है नहीं। वहीं चाइना के अंदर 1 चाइल्ड पॉलिसी है, मतलब कि चाइना के जो लोग हैं उनको सरकार बोलती है कि एक बच्चे से ज़्यादा नहीं करना। बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर तो अगर हम लोगों को अपने आप समझो तो इसलिए वॉलंटरी बेसिस बोल रहे हैं ना। अब इसके 5 पॉइंट है, डायरेक्ट यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये 5 पॉइंट आपको मैं बारी बारी करके समझा रहा हूँ, समझ लेना, इसको बुक से पढ़ लेना एक बार, क्योंकि यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। ऑफ कोर्स क्योंकि रिवीजन नोट्स हैं, बुक के अंदर पढ़ के देखना और अच्छे समझ आएगा। सबसे पहला ए पॉइंट है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स। 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा देनी ही देनी है, ठीक है, क्योंकि 14 साल के बच्चे तक इतनी समझ तो आ जाती है। बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं स्कूल के अंदर तो उनको इतनी समझ आ जाती है। अब ऐसा नहीं कि 14 साल के बच्चे को तुम लोग फैमिली प्लानिंग सिखा रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा, बट स्टिल उनको अपने एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नॉलेज हो जाती है। सेकेंड है, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अप टू बिलो 30 पर 1000 लाइव्स। पहले के टाइम पे हम ऐसा क्यों देखते हैं कि एक आदमी 8-8, 9-9, 15-15 बच्चे पैदा कर देते थे। हम ऐसा क्यों देखते हैं? क्योंकि उस समय में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। उस समय में कुछ ऐसी गारंटी नहीं थी कि अगर बच्चा पैदा कर रहे हैं तो माँ या बच्चा जिंदा बचे, इसलिए 10-10, 15-15 बच्चे पैदा कर देते थे उस वक्त की। कोई अगर इतने ज़्यादा बच्चे पैदा करे तो उसमें से एक आधा तो जिंदा रहेगा, तो वो ऐसे बोलने के अंदर अच्छा नहीं लग रहा, बट पहले के टाइम पर ऐसा था। अब मेडिकल फैसिलिटीज़ सर्विसेज बढ़ गई हैं, लोगों को नॉलेज है इन चीज़ों की, इसीलिए अब क्या हो रहे हैं कि 30 से कम का रेट होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। सी पॉइंट का, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन चिल्ड्रन अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज। कई बीमारियां हैं, सर्दी खांसी जुकाम टाइम के साथ सही होती है, दवाई वगैरह अगर तुम ले रहे हो। कई हैं जैसे कैंसर जैसी दर्दनाक बीमारियां जो कि भगवान करे किसी को ना हो, उनको ट्रीट थोड़ा मुश्किल है, बट कई बीमारियां होती हैं जो कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल होती हैं। वैक्सीन प्रिवेंटेबल मतलब कि वैक्सीन दे के हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब कि वैक्सीन का इलाज नहीं है, बट वैक्सीन लगाने से वो बीमारियां होंगी नहीं। अब देखते हो छोटे बच्चों को ना अक्सर हर महीने बाद, साल भर 5 साल के बच्चों को वैक्सीन लगती है। छोटे होते पोलियो था ना, 2 बूंद जीवन की, पोलियो वाला जो था, अंगूठे पे नेल पॉलिश लगाते थे वो लोग, तो वो पोलियो के इंजेक्शन इसलिए देते, सॉरी पोलियो के ड्रॉप इसलिए देते ताकि बच्चा जो है उसको ये बीमारी ना हो। पहले इंडिया के अंदर पोलियो बहुत ज़्यादा था, गॉइटर भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन मतलब कि बच्चों को हम लोग इम्यून कर रहे हैं उन डिसीजेस से जो कि हम लोग वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो इसलिए लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं ताकि उनको कोई ऐसी आगे जाके बीमारी ना हो। प्लस उसके बाद है प्रमोट डिलेड मैरिज ऑफ गर्ल्स। अच्छा, पहले के समय पे क्या कर देते थे, चाइल्ड मैरिज कर देते थे। मतलब जिस अभी आप पढ़ रहे हो, सोचो अगर मैं आपके से सडनली अभी शादी हो जाए आपकी, ठीक है, तो लड़कियों के लिए तो कितना मुश्किल होगा, लड़कों के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि उस समय ना वो ना उनका दिमाग प्रिपेयर है, ना ही वो इस स्टेज पे है कि वो आगे अगर बच्चे पैदा करे, तो फिर भी ये तो इम्पॉसिबल है, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा डिलेड मैरिजेस को प्रमोट किया जाता है कि अभी अगर कोई लड़का है लड़की है उनको पढ़ने दो, ठीक है, पढ़ेंगे, कोई काम करना है काम करो, उसके बाद जब एक अच्छी उम्र आ जाएगी, जब बच्चा का जब जो लड़का है लड़की है वो सहमत है पढ़ने के लिए, शादी करने के लिए, इसलिए। अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या कहता है हमको, वो कहता है मेक फैमिली वेलफेयर पीपल कंट्रोल एंड एक्सेसिबल, कि उनको फैमिली कंट्रोलिंग आनी चाहिए एक फैमिली को। ऑफ कोर्स फैमिली से स्टार्टिंग होती है। अगर आपने देखोगे जो कुछ गरीब लोग होते हैं जो फुटपाथ पे भीख वगैरह मांगने के लिए बैठे होते हैं, वो बच्चे पैदा किस लिए करते हैं, ताकि वो बच्चों को दिखा के भीख मांग सके, वो बच्चों को दे भेज सके भीख मांगने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को देख के सिंपैथी पैदा होती है। वो ये नहीं देखते कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी है कि वो बच्चा पैदा कर सके, ठीक है। आपने इंटरनेट पे ऐसे कई देखे होंगे कि भाई अगर तुम बच्चा पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, तो वो आपको पहले देखना चाहिए क्या आपके पास अभी इतने पैसे, इतनी स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल कंडीशन है कि आप बच्चा पैदा कर सको। अब फाइनेंशियल कंडीशन सही भी है तो क्या आपका खुद आप प्रिपेयर हो बच्चा पैदा करने के लिए, उसको पालने के लिए, उसको एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, तो फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। लास्ट पे रिवीजन के लिए मैंने फैक्ट्स और वन लाइनर दे रखे हैं, उसको एक बार सिर्फ रीड कर लेते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 2011 में 1210.6 मिलियन थी, 1.21 बिलियन थी, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17% शेयर इंडिया के पास है। इंडिया का जो लैंड है
वो उसके पास है 3.28 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया। मोस्ट पॉपुलस स्टेट इंडिया की है उत्तर प्रदेश, जो 16% इंडिया की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के अंदर है, 199 मिलियन। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है यूटी कह लो, सिक्किम के अंदर 0.6 मिलियन और लक्षद्वीप के अंदर 64429 लोग रहते हैं। इंडिया की आधी पॉपुलेशन सिर्फ 5 स्टेट्स के अंदर है, जो कि है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, एपी का मतलब यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। राजस्थान की पॉपुलेशन 5.5% है। इसके बाद डेंसिटी की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। लोवेस्ट अरुणाचल प्रदेश की है 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर और हाईएस्ट बिहार की है 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। स्टेट्स जिनकी जो है पॉपुलेशन डेंसिटी 250 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर से कम है, वो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, हिमाचल और आपके सामने है। अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है? 1951 में 17.29 थी। ये आपको याद नहीं करना, स्टिल नंबर्स हैं इसलिए बता रहा हूँ। मिलियन प्लस सिटीज़ आप याद रख सकते हो कि भी आज के टाइम पे 59 मिलियन प्लस सिटीज़ हैं। ठीक है, और एडोलेसेंट ग्रुप को पता है 10 से 19 साल के होते हैं। सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन बूस्ट आया था 1980 से 1990 के अंदर। एडोलेसेंट जो है 1/5 हैं, क्या कहते हैं, रेशो है उनका, 1/5% दे कॉन्ट्रीब्यूट इन इंडियाज पॉपुलेशन। एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है आपको पता ही है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट टारगेट क्या है एनपीपी के अंदर कि 30 पर 1000 लाइफ से कम हो। इसके बाद ये टेबल आपको थोड़ा समझा दूँ, इसके अंदर ये जो है इंटरनेशनल का मतलब है, इसका मतलब इंटरनेशनल है। ये है पॉपुलेशन डेंसिटी और ये है पॉपुलेशन। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है, हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी की है, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की है और लोवेस्ट पॉपुलेशन जो है वो लक्षद्वीप की है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेंसस, बर्थ रेट, डेथ रेट, नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, एब्सोल्यूट नंबर, एनुअल ग्रोथ रेट, माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन, एक्सटर्नल माइग्रेशन, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, मिलियन प्लस सिटीज़, एडोलेसेंट पॉपुलेशन, IMR जो कि है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एंड पुश एंड पुल फैक्टर्स। हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप दैट यू आर सेटिस्फाइड। बाय।